नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का किला फतह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दोनों दल इस बार साल भर पहले ही चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि जानते हैं टक्कर बेहद नजदीकी होगी। इस चुनाव में दोनों ही दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां वो सीटें हैं जो एक दूसरे का गढ़ रही हैं। मध्यप्रदेश में होने वाले साल 2023 के विधानसभा चुनावों में इस बार कांटे की टक्कर होना तय है। लिहाजा भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां वो सीट्स हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लंबे समय से जीतते हुए आ रहे हैं। लिहाजा दोनों ही दलों ने एक दूसरे के किले को भेदने के लिए खास रणनीति तैयार की है। साल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला बेहद जोरदार होगा, लिहाजा दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। सबसे बड़ी चुनौती वो विधानसभा सीटें हैं जहां या तो लंबे वक्त से कमल हिल रहा है या हाथ को जनता का साथ मिल रहा है। लिहाजा दोनों सियासी दल एक दूसरे के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए खास रणनीति बना रहे हैं। पहले बात करते हैं विपक्ष में बैठी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस लंबे वक्त से असफलता का मुंह देख रही है। यहाँ बीजेपी से लोहा लेना आसान नहीं। गोविंदपुरा सीट 1980 से बीजेपी के पास, इंदौर 2 सीट पर 1993 से कमल खिल रहा है। इंदौर 4 सीट 1990 से बीजेपी की झोली में, खंडवा 1990, देवास 1990, बुधनी 2003 से बीजेपी का गढ़। जबलपुर कैंट और सागर 1993 से बीजेपी के खाते में। इंदौर 5 सीट 2003, उज्जैन नॉर्थ 2003, उज्जैन साउथ 2003 से कमल के साथ। नीमच 2003, जावद 2003, कोरबाई 2003, गुना 2003 से शिवराज के साथ। ये वो सीटें हैं जो पिछले 2 दशक से बीजेपी जीत रही है। लिहाजा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीटों को फतह करने के लिए खास रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस के लिए कठिन रही शब्दों को चिन्हित कर दिया गया है। यहाँ पर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है और क्षेत्रीय नेताओं को जनता के बीच रहने की सलाह दी गई है। कमलनाथ जी ने उन सारी सीटों को चिन्हित किया हुआ है जो सीटें हम कई बार से जीत नहीं पा रहे हैं। उनके लिए उन्होंने एक अलग से एक्शन प्लान तैयार किया है और उस एक्शन प्लान के तहत उनमें से आधी सीटें हम जीत जाएंगे, यह सुनिश्चित है। हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस ने भी अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है, जहां पर बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं है। बीजेपी को अपने कैडर पर भरोसा है और इन चुनावों में त्रिदेव और बूथ स्तर तक की जमावट के जरिए सत्ता पक्ष कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहा है। यहाँ कांग्रेस है सबसे मजबूत। 1977 से राघोगढ़ सीट कांग्रेस का अपहित किला। 1988 से बीजेपी नहीं जीती भोपाल उत्तर की सीट। 1993 से पिछौर, 2003 से राजनगर, 2008 से भितरवाद और गंदबानी पर कांग्रेस का कब्जा। 2008 से डिंडौरी सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस का गढ़ रही इन सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी को 2023 के चुनावों में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन पार्टी नेताओं का दावा है कि शिवराज के जादू के सामने कांग्रेस के दिग्गजों की जमानत जब्त होनी तय है। जिन सीट्स की आप बात कर रहे हैं, आपने अभी नगरीय निकाय चुनाव में देखा, पार्टी ने 65,000 बूथों पर नीचे उतरकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया और डिजिटल वेरिफिकेशन भी किया। उसका हमें असर ये मिला कि हम 22,000 पंचायतों में से 20,619 पंचायतें जीते। जो लोग हम पे हमारा विपक्ष जो आरोप लगाता था कि ये सिर्फ शहरों की पार्टी है, तो उसका निश्चित रूप से जो त्रिदेव है, हमारे पन्ना प्रमुख है और जो हमारे केंद्र का नेतृत्व है, जो उन्होंने हमें बोला है कि 51% तक वोट शेयर आना चाहिए प्रत्येक बूथ पर। हम अपने बूथ मजबूत कर रहे हैं और आप आने वाले समय में देखेंगे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की जमानत भी जब्त। मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि साल 2023 का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। हार जीत का फासला बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है, लिहाजा बड़े बड़े नेताओं के पसीने इन चुनाव में अपनी पार्टी को जिताने में छूट जाएंगे।
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस से ज्यादा आया था। इस बार भी इसी तरह दोनों ही दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बीजेपी या कांग्रेस किसकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्म दिवस को जन पखवाड़े के रूप में मनाए जाने को लेके अब राजनीति भी तलाशी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी चूंकि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी इस आयोजन के बहाने जमीनी स्तर पे जमीन पे जाके टोह लेना चाहती है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी बदलाव के साथ धरातल पे कहां पे खड़ी है विधानसभा चुनाव को लेके। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस पूरे आयोजन को गैर राजनीति के बजाय सीधे तौर पे राजनीतिक आयोजन कह रही है और कहती है कि उन्हें महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके लोगों से बात करना चाहिए, तब जाके इस तरह के सेवा पखवाड़े का आयोजन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में बूथ से लेकर जिलों तक में गैर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रमुख रूप से प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, अस्पतालों में फलों का वितरण, स्वच्छता अभियान, तालाबों की सफाई, पौधारोपण, बुद्धिजीवी सम्मेलन जैसे आयोजन शामिल हैं। बीजेपी इसे गरीब कल्याण के आयोजनों से जोड़ रही है। देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, जिसको पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। बीजेपी के सेवा पखवाड़े पर सत्ताधारी दल की ओर से सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सेवा करें, अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दें, महंगाई कम कर दें, तो अपने आप लोगों की सेवा हो जाएगी। सेवा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद के तेल, ये सबको कम कर दे, सेवा अपने आप हो जाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के सेवा पखवाड़े पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला है पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने। अग्रवाल ने कहा कि जो पार्टी समाप्ति की ओर है, उसके बारे में क्या कहा जाए। उन्हें तो इस बात पे गर्व करना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत का नाम अगर किसी ने आगे बढ़ाया है, पूरे विश्व की अगुवाई करने वाला देश भारत फिर से अगुवाई के रास्ते पर आया है, उनको तो तारीफ करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जो पार्टी वेंटिलेटर पर जा रही है, उसके लिए तो मैं यही कामना करूंगा कि सदबुद्धि। वैसे तो बीजेपी पूरे देश में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। देश के हर राज्य में बीजेपी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, लेकिन अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के नजरिए से इस आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। यही वजह है कि पार्टी प्रदेश में इसके जरिए बूथ स्तर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। उधर सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि यही वजह है कि इन आयोजनों को लेकर निशाना साधने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री ने उठाया है। पीएम मोदी के जन्म दिवस को जन पखवाड़े के रूप में मनाए जाने को लेके अब राजनीति भी तलाशी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी चूंकि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी इस आयोजन के बहाने जमीनी स्तर पे जमीन पे जाके टोह लेना चाहती है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी बदलाव के साथ धरातल पे कहां पे खड़ी है विधानसभा चुनाव को लेके। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस पूरे आयोजन को गैर राजनीति के बजाय
सीधे तौर पे राजनीतिक आयोजन कह रही है और कहती है कि उन्हें महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके लोगों से बात करना चाहिए, तब जाके इस तरह के सेवा पखवाड़े का आयोजन करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे पखवाड़े पे, इस पूरे आयोजन पे सियासत छत्तीसगढ़ में गरमाई हुई है, लेकिन इसका असर क्या धरातल पे होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस आयोजन के बहाने छत्तीसगढ़ बीजेपी मंडल से लेकर बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए पूरी तरह से झोंक चुकी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव वैसे तो अगले साल होने हैं, लेकिन प्रदेश में अभी से हर छोटे बड़े मुद्दे पर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। और इसी बीच 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मुद्दा भी खूब गरमाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में श्रेय लेने की होड़ मची है। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद में छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई और उसके बाद में शुरू हुआ सिलसिला श्रेय लेने का। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मात्रात्मक त्रुटि सुधार कर इन्हें जनजाति में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और अब इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ भी मची है, जिसमें दोनों दलों के आला नेता अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि ये कामयाबी उनकी और बीजेपी के प्रयासों का नतीजा है। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा रमन सिंह की समझ का फेर बता रहे हैं और सारा श्रेय सीएम भूपेश बघेल को दे रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी ये छोटे छोटे मामले को लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान होना पड़ता था। ना उनकी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती थी, ना उनके सर्विस में आरक्षण का लाभ मिलता था। और आज मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल में मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, माननीय हमारे अनुसूचित जनजाति मंत्री मुंडा जी से मिला और उस पहल को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने आरजीटी भारत के जनगणना महानिदेशक द्वारा अनुमोदन करने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक में 122 दिनांक 11/12/2019 को अनुमोदित किया गया और अनुमोदन के बाद आज कैबिनेट में इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पारित किया। हमारा मुख्यमंत्री ने मेहनत किया, अधिकारी लोग ने सहयोग किया, विधानसभा में पास किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे रेणुका सिंह हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, इन लोग आरएसएस के माध्यम से झूठ बोलने का काम करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने प्रयास किया। लोगों से भेंट मुलाकात के दौरान बस्तर, सरगुजा और जिला स्तर के दौरे में ये बात उठी थी। 3 साल पहले विश्व आदिवासी दिवस सम्मेलन में भी ये बात उठी थी। हमारे प्रयास से ये सफलता मिली और केंद्र सरकार ने अनुमति दी। हमने प्रयास किया, लोगों से मुलाकात भी हुई, भेंट मुलाकात के दौरान भी बस्तर में, सरगुजा में, उसके पहले जब जिला स्तर के दौरा में गए थे तब भी ये बात आई थी। और उसके बाद पत्राचार हम लोगों ने किया, सौरा समाज के द्वारा जो आंदोलन हुआ था उसमें भी शामिल हुआ। ये विश्व आदिवासी दिवस के दिन सभी आदिवासियों का इंडोर स्टेडियम में 3 वर्ष पहले जब सम्मेलन हुआ था तभी भी बात उठी थी और उसके बाद इसको लगातार अनेक मंचों में हमने उठाया भी, पत्राचार भी किया। सफलता हमारे कार्यकाल में मिली। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी जमीन अभी से तैयार की जा रही है। आदिवासी बहुल प्रदेश में ट्राइबल मुद्दा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ट्रंक कार्ड की तरह काम करता है। ऐसे में सूबे में सक्रिय दोनों प्रमुख पार्टियां इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इन 12 समुदाय के लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और अब चूंकि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जाहिर तौर पर वो उन तमाम सुविधाओं और अधिकारों के हकदार होंगे जो अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही श्रेय की लड़ाई भी लगातार जारी है। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बेहतर तरीके से समझते हैं कि यदि उनकी बात अच्छे से पहुँच जाती है, कि उनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है, तो कहीं ना कहीं 2023 की लड़ाई में फ़ायदा होगा। देखने वाली बात यह है कि 12 समुदाय के लोग किसको इसका श्रेय देते हैं।
है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।